तो ये नहीं कि बस ये वही है एक तरह का कैनेडी का असैसिनेशन है, या ये कहें कि शास्त्री जी का सडनली हार्ट अटैक हो जाना वहाँ ताशकंद में, ये मतलब वही चीज़ रहेगी, इसका कभी कुछ पता नहीं चलेगा। जी, उनका बेटा आज भी कह रहा है ना कि Exactly. उनको कत्ल किया गया। That's इस true. तरह की और भी बहुत सारी कहानियां हैं। That's true. और कुलदीप नायर साहब ने बड़ी तफसीलात भी लिखी हैं, पढ़ी होंगी आपने उसके ऊपर, वो भी काफ़ी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया है उस डेथ को। तो थोड़ी सी बात हम आपसे करना चाहेंगे फरूख साहब, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इशू पे। हमारे जनरल साहब तशरीफ़ ले गए हैं और आज मैं देख रहा था कोई 8-9 के करीब ट्वीट्स आए आसिम बाजवा साहब के, और उसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि ये होगा वो होगा। लेकिन फरूख, कुछ हम लोग को यहाँ से बैठ के बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसको। अच्छा, अब आप देखिए, मैं ज़रा सा आपको एक फॉर्मुलेशन करना चाहता हूँ अपने सवाल की, कि आप देखिए पाकिस्तान में एक हुकूमत है, सॉवरेन हुकूमत है। अच्छा, वहाँ पे तालिबान लड़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने जाके तालिबान को पहले तो उनसे मज़ाकरात करने के लिए कुछ कोशिश की, लेकिन जब देखा कि वो तैयार नहीं है तो हमने जाकर उनको क्लीन अप किया। अगर मैं अपने आप को अफ़गान हुकूमत के शूज़ में डालूं, तो मैं तो ये देखता हूँ कि मेरी हुकूमत है जो कि एक सॉवरन है, इलेक्टेड है, चलिए आप उस पर कह दीजिए रिगिंग से आई है, ये सब वो सब चीज़ें तो बात की बात है। तो मैं जाके तालिबान से पावर शेयर क्यों करूँ? मैं ये जाकर उनको भी वही कुछ उनके साथ ट्रीटमेंट क्यों ना करूं जो कि पाकिस्तान अपने तालिबान के साथ कर रहा है और जो सही कर रहा है। तो इसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं कि और हम लोग कहते हैं कि हम उनसे बात करवाएंगे आपकी और उनके साथ मज़ाकरात करवाएंगे, तो फरूख, आपको ये कोई पैराडॉक्स दिखाई नहीं देता यहाँ के ऊपर कि हम अपने कंट्री में तो एक चीज़ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए दूसरी चीज़? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मैंने इस पे बड़ा सोचा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी इदारा, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा नॉन स्टेट एक्टर अगर वो कहता है कि मैं फिजिकल वायलेंस के जरिए अपनी बात मनाना चाहता हूं, तो मैं तो उसको जो है बिल्कुल कोई घास डालने में बिलीव नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई और मुल्क हो। मेरा ये मानना है कि वायलेंस और खासतौर पे आम आवाम को मारने वाला वायलेंस जो है उसको तो बिल्कुल बर्दाश्त किया नहीं जाना चाहिए। और दूसरा सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग आप ही की बात से निकलता है वो ये है कि क्या अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान में कोई फर्क है। ये माना जाता है या ये क्लेम किया जाता है हमारे पॉलिसी सर्कल्स में कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान में काफी फर्क है, कि ये तो उन्होंने तो अपना नाम तालिबान इसलिए रख लिया कि ये पाकिस्तान को हर्ट ज्यादा करेगा, तकलीफ ज्यादा देगा, अदरवाइज जो है इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन देखिए, जब ये फजलुल्लाह को बनाया गया तो मुल्ला उमर की सील को इस्तेमाल किया गया उसको सपोर्ट करने के लिए, और मंसूर जो है उन्होंने भी आज तक कोई ऐसा फतवा नहीं दिया इसके फजलुल्लाह के खिलाफ। तो मैं तो इससे यही समझूंगा ना कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब मसला कहाँ आ जाता है डॉक्टर साहब, वो ये है कि दुनिया और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत, या बल्कि आप हुकूमत बिना कह रियासत, वो फटीग्ड है एक बार बार के 15 साल के एक स्ट्रगल को कर करके। मेरा मानना ये है कि अफगानिस्तान का प्राइमरी मसला वो जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो भी इकोनॉमी है। वहाँ की जो हुकूमत है वो अगर फाइनेंशियली वाइबल होगी तो फिर बड़ी आसानी से जो है वो चीज़ों को लेके चल सकती है। फौज तो उनके पास है, लेकिन उसके 2-3 एस्पेक्ट्स जो आपको देखना पड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अफगान सोसाइटी अभी तक प्राइमरीली तब्दील नहीं हो पाई है। आपने अभी कुछ अर्से पहले उसके अंदर चाइल्ड अब्यूज के बारे में एक न्यूयॉर्क टाइम्स में या वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी भी पढ़ी होगी। उनकी सोसाइटी में अभी भी वो मामला चल रहे हैं। दूसरी साइड को बहुत पैसा लगा चुका, दुनिया बहुत पैसा लगा चुकी, लेकिन अफगान तालिबान का हल नहीं निकल रहा है, और फिर ऊपर से दाइश टाइप की बलाएं भी आना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि अफगान गवर्नमेंट हमसे डिमांड करती है और एक्सपेक्ट करती है। अगर वो करना छोड़ दे तो पाकिस्तान आज के दिन तालिबान को सपोर्ट करने में बिलीव शायद ना करे, बल्कि काबुल को करे। उसकी वजह ये है कि हमने कब तक नॉन स्टेट एक्टर्स को बर्दाश्त करना है। देयर इज अ लॉजिकल कंट्राडिक्शन जिसको आप बहुत अरसे तक टॉलरेट नहीं कर सकते।
सही बात है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो अब पाकिस्तान जो कुछ एफर्ट कर रहा है, उनकी जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आप इसे कहाँ जाता देख रहे हैं? इसमें कुछ आपको होप दिखती है आने वाले दिनों में? जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मुल्ला अख्तर मंसूर जब उन्होंने अपना चार्ज संभाला तो उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सीज थी, फिर आपस में लड़ाई होती रह गई, लेकिन अब जो है वो मामला तकरीबन ऐसे लगता है कि सेटल हो गया है। अख्तर मंसूर के बारे में तो ये भी खबरें आ रही थी कि शायद प्यूटन साहब का भी राब्ता हो गया उसके साथ। अच्छा। तो ऐसे जब मामला हो जाए तो फिर ऐसे लोगों के साथ बात की जाती है, और मेरे ख्याल में वो भी बात करने को तैयार है इस वक्त। पहले तो शायद मसला ये था कि जब मुल्ला उमर की ये खबर आई तो उस वक्त ये लग रहा था कि तालिबान खुद ही जो है वो डेसिमेट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, और ये एक इंडियन भी पर्सपेक्टिव है कि जी तालिबान तो हो गए, अब पाकिस्तान से बात करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुल्ला मंसूर ने जो है वो अनफॉर्चुनेटली वायलेंस के जरिए अपने आप को जो है वो ये कर दिया कि ही हैज सर्वाइव्ड, ना सिर्फ फिजिकली, ना सिर्फ पार्टी यानी तालिबान के हेड के तौर पे, बल्कि एज अ पोटेंट फोर्स। तो अब वो दोनों साइडों से रेडीनेस तो मुझे बताया जा रहा है कि है कि वो डायलॉग शुरू हो जाए। क्या उसका नतीजा निकलेगा, क्या शेयरिंग फॉर्मूला होगा, मेरे लिए ये ज्यादा बदबख्ती की बात है, ये बदकिस्मती की बात है कि 15 साल हो गए इंडिया के अफगानिस्तान को की हुकूमत को तब्दील हुए, और 10 साल 11-12 साल हो चुके नए कॉन्स्टिट्यूशन को बने, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स की और तब्दीली के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि चाहे जो भी आउटकम हो, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान, ये 3 ममालिक जो बिल्कुल साथ बैठे हैं, इनको चाहिए कि ये इन पे प्रेशर डाला जाए, दुनिया डाले कि ये जो है इंसुलेट कर दे अफगानिस्तान को अपनी पॉलिसी से, वरना अदरवाइज हमारी नोक-झोंक चलती रहेगी और अफगान मुस्तकबिल जो है वो तबाह होता रहेगा। तो फरूक, एक चीज़ बताइए, आपने पढ़ा होगा अहमद रशीद साहब अक्सर लिखते आए हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सोल्यूशन है, और उनके वो क्लेम ये करते हैं कि लखदार बराहिमी से भी उन्होंने इस चीज़ पे बहुत बातें की थी, और जो बेनी रूबिन थे उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि अफ़गानिस्तान में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स नहीं चल पाएंगी क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है वहाँ की। तो आप कैसे देखते हैं कि ऐसा कोई सोल्यूशन अगर प्रेजेंट किया जाए जिसमें एक तरह की कॉन्फेडरेशन वहाँ के ऊपर अफगानिस्तान में बनी, तो आप क्या समझते हैं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा? क्या वो मजबूत होगी हुकूमत वहाँ पे? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि अहमद रशीद साहब के बारे में मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर दूं। वो पाकिस्तान के उन चंद एक्सपर्ट्स में से हैं जिन्होंने तालिबान फिनोमिना को उस वक्त डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया जिस वक्त दुनिया के लोग जो है शायद उससे बिल्कुल लायक थे। लेकिन और अहमद रशीद साहब बहुत ब्रिलियंट एक्सपर्ट भी हैं अफगानिस्तान पे, मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, लेकिन उनका एक और मामला है, और वो ये है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू करज़ई साहब एज वेल, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो करज़ई साहब के मौक़िफ़ को भी वो मोरलेस जो है तकरीबन मुझे लगता है कि कई दफ़ा मान लेते हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर करज़ई साहब का एक एम्बिशन दोबारा बन रहा है कि वो दोबारा पॉलिटिक्स में आए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए ज़रा मुश्किलात होंगी, तो अब वो बात करते हैं कि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल में करज़ई साहब के ज़माने में ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और आज के दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करना मेरे ख्याल में तो हमाकत होगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो शायद कुछ इवॉल्व हो जाए। अगर हर 10-15 साल बाद आप सिस्टम को रोकेंगे तो मामला खराब होंगे। अच्छा, जहां तक आप कन्फेडरेशन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? हम अफगानिस्तान को इतना टाइम क्यों देते हैं? हम अफगानिस्तान पे इतनी तवज्जो क्यों रखते हैं? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एक सब्सटैंशियल पोर्शन एक एथनिसिटी के साथ जो है जुड़ा हुआ है, जो कि अफगानिस्तान में भी है और यहाँ पे भी है, और वो है पश्तून पॉपुलेशन। और आपको याद होगा 1940s के अंदर एक जो है शोशा भी छोड़ा गया था पख्तूनख्वा का, पख्तूनिस्तान का आजाद मुल्क बनाया जाए। तो अब हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त डॉक्टर साहब ये है कि इस तरह का अगर कोई भी फेलियर हुआ अफगानिस्तान के अंदर
तो इस वक्त और भी कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। मिसाल के तौर पे वो जो ब्लड बॉटल्स की बात है, इस तरह की और कहानियां हैं, तो उसके ऊपर जो है ये परेशानी होती है कि कहीं वो पाकिस्तान के ऊपर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। तो इस वक्त तो अफगानिस्तान की मौजूदा स्टेट को इसी तरह स्ट्रेंथन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब्दीली लाएंगे तो नुकसान जी। तो ख्वातीन हजरात, आपने फर्रुख की बातें सुनी। अब फैसला तो जाहिर है आप ही को करना है कि आप किस हद तक इनकी बातों से सहमत हैं और किस हद तक आपको इख्तलाफ है, मगर इन्होंने जो कुछ हमें बताया वो एक डिफरेंट एंगल से हमें चीज़ों को समझाने की कोशिश की। तो चलिए अब ज़रा सा हम टेलीफोन लाइन पर लेते हैं हमारे दूसरे गेस्ट जनाब जाहिद हुसैन साहब। जाहिद हुसैन साहब भी एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और इनकी बड़ी एक्सपीरियंस है एज अ जर्नलिस्ट। इन्होंने बड़े टफ टाइम्स भी गुजारे ज़िंदगी में बीइंग अ जर्नलिस्ट, मगर आज इनका जो रिकग्निशन है, हर एक इनको रिकग्नाइज़ करता है। इनकी एक बड़ी मशहूर किताब है फ्रंट लाइन पाकिस्तान, वो हम सब यूज़ करते हैं, एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं और उस किताब के हवाले दिए जाते हैं कई जगह पे दुनिया में। तो आइए जाहिद हुसैन साहब से बात करते हैं। सबसे पहले तो जाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया इस टाइम। तो सबसे पहले हम आपसे ज़रा आपकी पॉइंट व्यू लेना चाहेंगे कि जो मोदी साहब सडनली पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, आप इस पूरे इशू को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक लिहाज से कहा जा सकता है कि डिप्लोमेटिक था मोदी साहब का, और ऐसा मालूम होता था कि ये अचानक हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल ये अचानक विजिट नहीं हुआ था। अच्छा। इस दौरान में ये लगता ये था कि कोई बैक चैनल रास्ते रहे थे नवाज शरीफ साहब और मोदी के दरमियान, जिसकी वजह से ये मुलाकात ये विजिट जो है मुमकिन हो सकी। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में भी खासी एक लिहाज से कुछ सरगर्मियां ऐसी थी जिसकी वजह से लग रहा था कि कुछ हालात में बेहतरी आ रही है। पहले जो है यूनिफॉर्म मीटिंग में जब हुई थी दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें बढ़ी थी, लेकिन फिर उसके बाद जो एक सेटबैक हुआ था जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी बर्फ बिजली की जब पेरिस में पिछले महीने दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान चंद मिनट्स की जो है वो बातचीत हुई थी, उसके फौरन बाद जो है फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसको खासा खुफिया रखा गया था जब तक हो नहीं गई। तो ये तो दो तीन वाकयात थे जिसमें लगता ये था कि हल्की जो है कुछ तब्दीलियां आ रही थी फिजा में। उसके फौरन बाद जो है वो हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज भी जो है वो आई पाकिस्तान, हालांकि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी उसमें आया न था। ये तमाम तब्दीलियां थी जिससे मैं समझता हूँ कि ये पस मंजर था जिसमें मोदी साहब का विजिट हुआ। कहा जाता है कि इसमें एक हिंदुस्तान सनतकार का भी एक कोई रोल हो सकता है, जिसकी दोस्ती जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी है और शायद मोदी के साथ भी उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये था कि इसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी जो फिजा में एक कशीदगी थी वो यकीनन कम हुई है। लेकिन ये कहना कि वो तमाम चीजें तब्दील हो गई हैं, लेकिन अभी ये शायद कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अब ये तो सही है कि दोनों मुल्कों ने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग शुरू करने की बात की है और दोनों वज़ीर ख़ारजा की दरमियान मुलाकात भी है 15 जून जनवरी को अगले साल। वो जो है ये दो तीन ऐसे चीजें जिससे लगता तो है कि कुछ प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अच्छा। लेकिन ये कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो अप्स एंड डाउन की तारीख रही है कि बार दफा चीजें जो है वो बर्फ में चलती है कि ऐसा मालूम होता है कि चीजें तब्दील हो रही है, फिर कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिससे जो है वो फिर पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन ये खासी एक खुशाइन तब्दीली इस वजह से भी कह सकते हैं कि अभी तक मोदी सरकार जो है वो इस बात पे आमादा नहीं थी कि पाकिस्तान से किसी किस्म का भी रास्ता रखा जाए, और उनका रहा पूरा जोर इस बात पे कि सिर्फ एक पॉइंट पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, वो है टेररिज्म पर। जबकि पाकिस्तान की तरफ टेररिज्म का, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कश्मीर को शामिल के बगैर कोई बातचीत जो है वो मुकम्मल नहीं होती है। तो ये चीजें रही थी। अब ऐसा मालूम होता है कि शायद दोनों ममालिक जो है
आप बीच में आ गए, एक मिडिल रोड इख्तियार किया। इसमें आगे तय किया है कि टेररिज्म और के साथ साथ जो है और भी जितने आउटस्टैंडिंग मसाइल हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पर भी मुज़ाकरात होंगे। लेकिन ये था कि एक प्रोसेस तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी देखना है कि ये प्रोसेस कितना सब्सटैंटिव हो सकता है, क्योंकि इस किस्म के मुज़ाकरात तो पहले होते रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि दोनों ममालिक जो है कुछ सब्सटैंटिव जो है डिसीजन लें, खासतौर पे उन मसलों पे जिसको एक हल किया जा सकता है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो हो सकती है। ऐसे ऐसे इशू जैसे आप सियासी के मसले पर कह लें, तकनीक के मसले पर कह लें, फिर उसका ट्रेड का मसला, इन चीजों पे फौरी तौर पे कुछ ना कुछ किया जा सकता है। उसके बाद जो है फिर देखना यह है कि कश्मीर का मसला जो एक रहा है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का, तो उसमें भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के अलावा कुछ ऐसे ठोस भी इक़दाम करने की जरूरत है। मतलब ये कि जैसे 2007 में तक जो है वो 3 साल 2004 के बाद से पाकिस्तान में एक बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हुई थी, इसके खासे बेहतर नतीजे निकलते, लेकिन वो पाया तक नहीं पहुंचा है। वो कहा जा सकता है कि कश्मीर के बारे में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक प्रोसेस था जो कि डिस्टर्ब हो गया, फिर बम्बई का वाकया हुआ। अब दोनों ममालिक को दो चीजों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। एक तो मसला ठीक है टेररिज्म का है, जो कि एक बहुत अहम मसला है, हिंदुस्तान के लिए भी मसला है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा मसला है। तो ये अब जरूरत इस बात की है कि दोनों ममालिक मिलके इसका हल तलाश करें, क्योंकि टेररिज्म जो है वो आपको पूरे न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खराब करती है, बल्कि उसका बेतहा असरात होते हैं मुल्क में भी, मुल्क के आपके तरक्की में भी रुकावट होती है, फिर इंसान पसंदी को फरोग देती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आप ये नहीं कह सकते दोनों ममालिक के दरमियान एक चीज पर बात होगी और दूसरी चीजों पर बात नहीं होगी। ये शरायत जो खत्म होनी चाहिए, तमाम मसले में बात होनी चाहिए, और अब वक्त आ गया है कि चीजों को आगे बढ़ाया जाए। फिर के जो इंडिया को अगर पाकिस्तान में स्टेक्स मिले कि इंडिया जो है उसके स्टेक्स हों, उनके जो तिजारती काफले पाकिस्तान से गुजरें तो उनको एक स्टेक्स होगा, और आप ये नहीं समझते कि फिर जो है इंडिया ज़्यादा बाउंड होगा मज़ाकरात करने पे कश्मीर के ऊपर? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, इसको एक वो नहीं किया जा सकता है कि एक वक्त में एक चीज से बात हो रही। वही मैं पहले भी कह रहा था कि आपके मसाइल मौजूद हैं, और ये कहना कि जो है पहले एक चीज हल किया जाए फिर दूसरी चीज को हल किया जाए, उस वक्त मुमकिन नहीं होता है। एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। यकीनी बात यह है कि तिजारत एक अहम चीज है और तिजारत से दोनों मुल्कों को फायदा पहुंचेगा, और तो होना भी चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट ये कहा जाए कि हम पहले तिजारत कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम बाहरी चीजों में मुलाकात करेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह से कि ये कहा जाए कि हम कश्मीर के मसले को पहले हल करेंगे, उसके बाद तमाम मसाइल को करेंगे, ये दोनों चीजें जो हैं वो सही नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरी हैं, तो जैसे अब ये एक हकीकत है, चाहे आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन लें कि 3 जंगें हो चुकी हैं दोनों ममालिक के दरमियान, एक मसला मौजूद है। तो ये कहा जाए कि भाई कि बाकी हम वो इन तमाम चीजों को भूलने के लिए हम सिर्फ तिजारत करते हैं, तो मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह से ये अगर कोई कहे कि भाई कश्मीर के मसले को पहले हल कर लें फिर हम तिजारत करें, वो भी मुमकिन नहीं है। बात यह है कि जब एक फिजा जो हमवार होती है वो उसी वक्त होती है कि जब आप सियासी चीजों को भी हल करें। दुनिया भर में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पे क्या कहते हैं तिजारत बढ़ी है, इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाया है यहाँ पे जिन ममालिक के दरमियान, तो वहाँ पे सबसे बुनियादी चीज जो तब्दीली का जरिया बनी है वो है वहाँ पे जो उनके सियासी जो मसाइल रहे हैं, जो उनके वाज़ेह जो तनाज़े के बाद बने हैं वो हल हुए, उसके साथ साथ ही ये चीजें बढ़ी हैं। जैसा कि यूरोप में कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़े। वो क्या यूरोप में ये मुमकिन था कि एक यहाँ से कोऑपरेशन हो सके तमाम चीजों को, अगर उनके दरमियान जो है वो बहुत जो तनाज़े थे, चाहे वो टेरिटरी के हवाले से हो चाहे किसी चीज के हवाले से, अगर वो चीज रहती तो आप क्या ये मुमकिन था कि इकोनॉमिक रिलेशन जो है बढ़ सकते थे। एक फिजा की जरूरत होती है। अगर एक तरफ LOC में फायरिंग होती रहे और फिर ये उम्मीद की है कि तिजारत जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मुमकिन नहीं होता है। तो वही बात आती है कि दोनों चीजें सामने अब
पाकिस्तान में एक तारीख मौजूद है दोनों ममालिक के दरमियान। 2004 से लेकर 2007 तक जो पीस प्रोसेस चला था वो इंतहाई उसके असर बहुत ही मजबूत मौत तक हुए थे। वहाँ पे तजारत भी आपकी बढ़ रही थी, आपके दोनों ममालिक के दरमियान जो है पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट भी बेतहाशा बढ़े थे, आपके स्पोर्ट्स के ताल्लुकात भी बढ़ रहे थे, और उसके साथ साथ जो है आप ब्लैक चैनल में आपने कश्मीर के मसले पे बात हो रही थी, और वहाँ पे तब्दीली इसलिए ज्यादा आ रही थी कि जो है उस मसले पे बातचीत हो रही थी और उसमें कुछ न कुछ पेशरफ भी हो रही थी। तो बिल्कुल सही बात। मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि जो है वो और इसी को जो है मैं समझता हूँ कि अगर वाकई दोनों ममालिक आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहीं से शुरू कर सकते हैं, जो कि जहाँ से 2007 में छोड़ा गया था वही एक तरीका कार है, क्योंकि वो एक हल तो नहीं था कश्मीर के मसले पे, लेकिन एक लिहाज से फिजा हमवार होती जिसमें बात की जाती कि डिमिलिटराइजेशन हो उस इलाके में, दोनों तरफ के लोगों को आने जाने की जो आज़ादी हासिल हो और उसके साथ साथ तिजारत में बढ़ाया जाए दोनों ममालिक में, तो बहुत अच्छा एक चीज मौजूद थी। तो उसमें फिर ये होता है कि देखिए लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर फर्ज कीजिए एक जिला में एक कशीदगी रहती है तो आपके बाकी ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, ये बात तयशुदा है। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि तिजारत तो आपकी दोनों ममालिक की बढ़ी और बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि इस किस्म की चीजों में बात नहीं होती तो फिर तो मसला वहीं का वहीं रुकेगा। हमारी और आपकी मर्जी से चीजें नहीं चलती है, चलती है कि वहाँ पे आपकी फिजा कैसी है, आपकी रायमा क्या बन के आती है। सही बात है। मैं आपसे एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछना चाहूँगा जाहिद साहब, और आप ज़रा सा मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा अपनी राय ज़रूर दीजिए। देखिए अगर और मतलब ये बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, हो सकता है कि आप इससे डिसएग्री करें, लेकिन प्लीज़ कुछ इसके ऊपर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हो सकता है इस वक्त जो सडनली एकदम से जो रिलेशंस में थॉ हुआ है इंडिया की तरफ से, और इंडिया अगर उसे कल को कारगिल टाइप का कोई इंसिडेंट होता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की तरफ से वो इंसिडेंट होगा, इंडिया कुछ करता है और सारी दुनिया में ये शोर करता है कि देखिए हमने तो उनसे दोस्ती करना चाहिए और उन्होंने दोबारा से कारगिल वाली बात कर ली, तो जो फजा दुनिया में बनी हुई है वो तो उनको फौरन बाय कर लेगी, वो तो सुनेगी भी नहीं कि नवाज शरीफ साहब या राहील शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो तो उसको बाय कर लेंगे। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, या आप इसे रिजेक्ट करते हैं ऐसी किसी भी पॉसिबिलिटी को? देखिए बात ये कि ये तो दुनिया में हर वक्त पॉसिबिलिटी रहती है कि एक ऐसा एलिमेंट जरूर होता है जो कि इससे खुश नहीं होगा अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं। तो इस किस्म की दहशतगर्दी कार्रवाई को आप कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों ममालिक को समझना चाहिए, और ये हमारे में रहा है ये कि जब भी एक प्रोसेस शुरू हुआ है तो कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से वो डिलेड हो गया है। लेकिन बात ये आती है कि एक मेच्योरिटी का तकाजा ये है कि अगर दोनों ममालिक में इतने वाकयात भी होते हैं तो दोनों मुल्क मिलके उसके ऊपर कुछ चीजें करें ताकि वो चीज ना हो पाए। अब मसला ये आता है कि जो है वो अगर जैसे एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि 2008 में जो मुंबई का सानिया हुआ था जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसका रिएक्शन जो है हिंदुस्तान की तरफ से वो नहीं था जो 2001 में हुआ था जबकि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जहाँ फौजी नहीं आती। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह यही थी कि जो है 2007 तक या 2008 तक जो बैक चैनल चलता रहा तो उससे एक कॉन्फिडेंस हुआ था। हालांकि एक बहुत बड़ा एक वाकया था दहशतगर्दी का, और ठीक है ये बात भी सही है कि उसके जो ताने बाने जो है यहाँ पाकिस्तान से मिलते थे, एक लश्कर तैयबा की तरफ से किया गया था, और ये बात तो साफ है। लेकिन बात यही है कि अगर जो मेच्योर मुल्क होते हैं जब ऐसी चीज बढ़ रही होती है तो इस किस्म की अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, वही मैं बात कर रहा था कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू दोनों मुल्कों के, तो आप अगर टेररिज्म की एक तो ये था कि आप मिलकर उसके खिलाफ करें, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी सियासी और वजूहत हो सकती है उसको भी खत्म करना जरूरी है। बिल्कुल। टेररिस्ट जो है एक ऐसी फिजा में इस बात है यहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान जो है तनाजे जो है वो बरकरार रहते हैं। टेररिज्म जो है टेररिस्ट उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वही मैं पहले भी जो बात कर रहा था कि अगर जो तस्फिया तलब जो है मसाइल आप नहीं छूते हैं उसको नहीं बात कर सकते हैं तो उसमें उस चीजों को तकवीत मिलती है, एक्सट्रीमिज्म को तकवीत मिलती है, और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने का तरीका यही है कि आप दोनों मुल्क की संजीदगी से उन इश्यूज को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें जिसके नतीजे में ये तमाम चीजें होती हैं।
तो चलिए जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ज़रा से 2-3 कुछ बात आपसे कुछ कमेंट लेना चाहूँगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो ट्रायल्स के ऊपर जो कुछ कंट्रोवर्सी उठी हुई है, और रिसेंटली जो ये किताब लिखी है बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन पे, गेटिंग अवे विद मर्डर, ये हेराल्डो मनोज जो कि हु वाज लीडिंग द यूएन कमीशन। तो आपका इस इशू पर क्या रद्द अमल है? आप कैसे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे जा रही हैं, और कभी पाकिस्तानी अवाम को इसका कोई क्लोजर होगा या नहीं होगा? आप कैसे देख रहे हैं? ये बदकिस्मती है कि ये जो है एक पाकिस्तान के बहुत सबसे बड़े लीडर की मौत को जो है सियासी मसला बना दिया गया है। मसला ये था कि जो है वो उसको हल किया जा सकता था, वो कोई इस कत्ल का इतना ज्यादा नहीं था। पिछले जो है जो 2008 के बाद से वो सिर्फ एक सियासी फुटबॉल बन गया है इनका जो है पूरा चीज। हालांकि इसमें जो है बहुत से लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, बहुत से क्लूज भी मिले हैं, लेकिन मुझे लगता ये था कि मैं पीपल्स पार्टी को भी इसमें ब्लेम करता हूँ कि 5 साल उनकी हुकूमत रही है और सवाए इसके कि एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश की, कोई संजीदा तौर पे उन्होंने इस पे काम नहीं किया। बात ये आती है कि जो है वो आपके पास ये पूरा एक सियासी बनाया हुआ है इन्होंने, ताकि हर वक्त जो है वो जरदारी साहब सदर पे उनकी हुकूमत थी, मरकज में भी हुकूमत थी, प्रोविंस में भी हुकूमत थी, उसके बावजूद भी जो है खाली वो हर साल एक तकरीर कर दिया करते थे। उनको ही पता है कि जो है वो लोग गिरफ्तार हुए, उनका खाली ट्रायल भी चला था, ट्रायल में सुस्ती कैसे हो रही थी। सही बात। इस वजह ये थी कि जो है कोई शख्स जो है उस पर पहुंचना नहीं चाहता था। बात ये है कि ये कोई मरीज पे तो नहीं हुआ था, वाकई यहीं पे हुआ था। बिल्कुल। अब ये सबको पता है कि एक सियासी तौर पे उसको इस्तेमाल करना है, तो उसको जो है बजाय इसके कि उसका कोई फैसला हो वो चलता रहे और आइंदा 10 साल और चलेगा, उसका कोई नतीजा भी बरकत नहीं होगा। सबको पता है कि लोग गिरफ्तार हुए हैं, लोग है, तो क्या वजह थी कि वो ट्रायल नहीं चल सका है। अब जो है वो तमाशा एक यहाँ से तमाशा बन गया। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस वक्त। तो पीपल्स पार्टी को आपके ख्याल में क्या इंटरेस्ट है कि वो इसको नहीं चलने दिया? इंटरेस्ट ये था तौर पे देखिए ना, जरदारी साहब की हुकूमत जो थी वो तो बिल्कुल ही जो है उनको लिहाज से बदकिस्मती से बेनज़ीर के बाद जो है एक ऐसी हुकूमत आई जो कि पीपल्स बिल्कुल आवाम से हट गई थी। बिल्कुल। और वही देखते हैं आपके जो है एक आप हर चीज पे तो स्टैंड ले लेते थे, आपने ये जो है इस चीज पे कैसे नहीं किया? आपने पीएम मिनिस्टर आपका था, आपने इस चीज को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? फर्स्ट ये आपको किसी चीज पे शक भी था या था भी, तो उसको क्यों नहीं किया? इसको तो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, इस ट्रायल को क्यों नहीं किया इसमें? बात ये है कि ये खाली एक तमाशा, एक लिहाज से तमाशागिरी थी और कुछ भी नहीं था। जरदारी साहब एक तरफ तो कहते थे कि बेनज़ीर को जो है तालिबान ने मारा, फिर दूसरी तरीके से मैं फिर दिल्ली से वो जो है वो मैं सारे राज अच्छा करूंगा, एक सदर होकर इस किस्म की बातें करते सही बात है, मुजाहिर बात नजर आती। बिल्कुल सही बात है। आप कभी यूएन को इन्वॉल्व किया, कभी किसको यूएन को इन्वॉल्व करने की जरूरत थी क्या? सही बात ये है कि आप दुनिया में कोई एक इंटरनल चीज है, आप उसको पहुंचे, उसकी तय तक पहुंचे। सही बात। आप सब काम छोड़ के इस पे अगर देते 1.5-2 साल में आपको तमाम चीजें मिल जाती लेके। सही बात है, बिल्कुल नहीं। और जो इन्होंने जी फरमाइए जाहिद भाई। जी मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी पूछना चाहिए था कि क्या हुआ। सही बात है, नहीं सही बात है। नहीं, और जो इन्होंने जो हेराल्ड मनोज ने जो कुछ कहा, जिस तरह से यूएन के कमीशन को ट्रीट किया, उससे तो बिल्कुल लगता है कि जैसे कि इन सबको हटाने की कोशिश की जा रही थी और बस एक किसी प्रेशर में आके, और इतना उस पर टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया किया गया। तो सब ये नहीं कि आप समझ रहे हैं सब ये ड्रामा ही था, सब कुछ था नहीं उसके अंदर। ड्रामा था। बात यह कि बाद में आपके वजीर खारजा को जाके आपने कहा यूएन से हम इसको तब्दील नहीं करते, तो क्या मकसद क्या था? मतलब एक तो बेवकूफी की कि आपने यूएन एक सॉवरेन मुल्क जो है वो यूएन को अपने दाखिली मसाइल पे नहीं लाते आते। That's true। और यूएन का मैंडेट ये नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि आपकी जब हुकूमत है, आपसे इतनी ताकत तो थी कि आपने यूएन कमीशन बना दिया है तमाम मुखालफत के बावजूद, लेकिन ये नहीं कर सके कि वो उस ट्रायल को जो है वो काम कर लेके आते। सही बात है। अब वो तो मतलब आप इसमें कोई मूवमेंट नहीं देख रहे हैं? अगले साल भी हम लोग यही बातें कर रहे हैं। संजीदगी से कोई चीज नहीं होती पाकिस्तान में जो है इनके मर्डर, यही मसला होता है। लेकिन अभी सारे हो रहा है कि
फलाना है, मार्क सेगन का बयान आया, मार्क सेगन ने पहले क्यों नहीं किया था? सही बात है। मार्क सेगन 7 साल बाद जो है वो कहता है, और याद दूसरी बात आया है कि हमें। बयान नहीं होता है ना। नहीं, सही बात है, फिर हर चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है उस हिसाब से। चलिए जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर। और हजरात, आपने जाहिद हुसैन साहब को भी सुना। वक्त की कमी के बायस हम उनसे अफ़गानिस्तान का इशू डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन चलिए इंशाल्लाह फिर कभी उनसे इस चीज़ पे डिस्कशन होगा। आपने इन दोनों हजरात को सुना, इन दोनों हजरात के व्यूज़ देखे, इन्होंने अपने एंगल से चीज़ों को समझाया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को चीज़ों को समझने में बड़ी मदद मिली होगी। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ अस, हैप्पी 2016। Hope to see you again in 2016. Shukriya and goodbye.